देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। तुम जो न आते हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहे क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहे क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। आज हमारे प्यासे दिल पे बन के घटा तुम छाए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। बेताब दिल था, बेचैन आँखें, खुद से खफा हम रहने लगे थे। हालत हमारी वो हो गई थी, पागल हमें लोग कहने लगे थे। बेताब दिल था, बेचैन आँखें, खुद से खफा हम रहने
लगे थे। हालत हमारी वो हो गई थी, पागल हमें लोग कहने लगे थे। अब एक पल भी बिछड़े ना हम तुम, वक्त अगर रुक जाए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। मुझको इस पर शक था तब से, एक ना एक दिन छोड़ के मुझको जाएगा लो गया दिल, दिल परदेसी हो गया दिल, दिल परदेसी हो गया।
हम दोनों हैं दुश्मन अपने, हम दोनों को नींद न आई, सारा जग सो गया। दिल दिल परदेसी हो गया, दिल दिल परदेसी हो गया। दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय रे हाय, दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय रे हाय। ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया। दिल परदेसी हो गया, दिल दिल परदेसी हो गया। दीवाना दीवाना दिल, दीवाना दीवाना दिल, दीवाना दीवाना दिल, दीवाना दीवाना। तेरे प्यार में मैं मर जावां, तेरे नाम ये दिल कर जावां। वो तेरे प्यार में मैं मर जावां, तेरे नाम ये दिल कर जावां। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। तेरे प्यार में मैं मर जावां, तेरे नाम ये दिल कर जावां। ओ तेरे प्यार में मैं मर जावां, तेरे नाम ये दिल कर जावां। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है। तेरा ख्वाब तेरी चाहत मेरी जिंदगानी, आंखों से दूर मेरे दिल भर न जाना। तेरे प्यार में मैं मर जावां, तेरे नाम ये दिल कर जावां। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। ओ वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। बन जाऊं दुल्हन मैं, तू मेरा सजन हो, मांगू ये दुआएं जल्दी से मिलन हो। सही जाए अब ना मुझसे सनम ये जुदाई, आओ बारात लेके छोड़ो तड़पाना। तेरे प्यार में मैं मर जावां, तेरे नाम ये दिल कर जावां। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं
जाना, हमसे दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें न भुलाना साजन, हमें न भुलाना। ये आंखें, ये मस्ती, ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फे, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल, कयामत 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 कयामत। ये चेहरा, ये तेवर, ये कातिल अदाएं, ये प्रेमी, ये पागल, ये चाहत, ये मोहब्बत, कयामत 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 कयामत। ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये काजल, ये काजल, ये काजल, ये काजल। आशिक है कौन वो, तुम आशिकी हो जिसकी, शायर है कौन वो, तुम शायरी हो जिसकी। हुए तुम दीवाने यूं ही तो नहीं, चला कोई जादू कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। हाँ कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। ये जादू, ये जादू, ये जादू, ये रंगत, ये रंगत, ये
हवाएं ये मौसम ये महफिल ये नगमा ये शोखी ये आलम कयामत 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 ये आंखें ये चेहरा ये मस्ती ये तेवर ये पलकें ये काजल ये जुल्फें ये प्रेमी ये खुशबू ये पागल ये चूड़ी ये चाहत ये पायल ये मोहब्बत कयामत 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 हाँ कयामत 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 ओ जाने जा तू हंसी मैं जवां ओ जाने जा तू हंसी मैं जवां मेरी आँखों से ओझल हो तू कभी आए ना ऐसा समा ओ साजना तू है मेरा जहां ओ साजना तू है मेरा जहां मेरी आँखों से ओझल हो तू कभी आए ना ऐसा समा ओ जाने जा तू हंसी मैं जवां ओ साजना तू है मेरा जहां सुन के तेरे चूड़े की खनक दिल कैसे संभालूं तू ही बता माथे पे मेरे तुम बिंदिया बनके यूं ही चमकते रहना सदा एक रथ के हम तो पहिए हैं चलता ही रहे कारवां ओ साजना तू है मेरा जहां ओ जाने जा तू हंसी मैं जवां
राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिक़ी वो ही मेरे साथ हो गई, आशिक़ी वो ही मेरे साथ हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। जिंदगी
समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह। आँख रोए नाम पे तेरे सावन की तरह। तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, धड़कन की तरह। हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, हर तरफ प्यार की बरसात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। एक लड़की है एक लड़का है, छुप छुप के मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, सारा शहर ये जाने हम प्रेम दीवाने, हमें डर नहीं दुनिया का। हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने। एक लड़की है एक लड़का है, चुकुलुक चुम 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 चुना ना ना चुकुलुक चुम चुम, हे 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 चुकुलुक चुम 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 चुना ना ना चुकुलुक चुम चुम, हे हे हे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पर, जहां हम लाते हैं दिल को झकझोर देने वाली फिल्मों की गहराई, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो आपके दिमाग को हिला दें, तो आज का सफर आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक थ्रिलर फिल्म की, जिसने रहस्य, मानसिक उलझन और पहचान की जटिलताओं को छू लिया है, द सीक्रेट विंडो। अगर आप नई हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली ऐसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हमने साथ में तैयार किया है एक ऐसा सफर जो आपका संतोष देगा और शायद बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करेगा। कहानी शुरू होती है लेखक मॉन्टगोमेरी मोर्ट स्विफ्ट से, एक अकेला व्यक्ति जो रचनात्मक ब्लॉक से परेशान है। एक शांत पहाड़ी के पास एक छोटे से घर में रह रहे हैं, जहां वह अपनी किताबों पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिएटिव ब्लॉक के कारण उनका मन अशांत है
और लेखन की दुनिया में अजीब से सुनसानपन का एहसास होता है। उनके साथ रहती है उनकी बीवी अमांडा और पालतू दाता कुत्ता। उनके घर में प्यार तो है, लेकिन उस प्यार में भी एक अजीब सी दूरी है, क्योंकि मोट का मन एक ऐसी किताब के पीछे है जो इस पहाड़ की तरह खामोश है। एक दिन अचानक मोट के दरवाजे पर दस्तक होती है। वहां खड़े होते हैं जॉन शटर, जिन्होंने खुद को एक सामान्य किसान बता रखा है। जॉन के चेहरे पर बेपनाह गुस्सा है और उसकी आंखों में एक तीव्र सवाल झलकता है, क्या ये कहानी तुमने मेरे ऊपर लिखी है? मोट के लिए यह एक झटका है। उसे एहसास होता है कि उसकी रचनाएं किसी और की जिंदगी को सीधी तरह प्रभावित कर रही हैं। जॉन बताता है कि मोट ने अपनी पिछली किताब में एक ऐसी गलती की है जिसमें उसने जॉन की पहचान छू ली। एक मजबूत पहचान, एक दिमागी गड़बड़ी, और वही अंधेरा जिसमें जॉन खुद गिरे हुए हैं। वो कपड़े थे बारिश में गीले, आंखों में गिरावट थी और हाथों में एक तहख्ता था जिस पर लिखा था, मेरी कहानी न लिखो। मोट शॉक्ड है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे किसी दूसरे का दर्द सुनना पड़ा, बल्कि इसलिए भी कि वह समझ नहीं पा रहा कि यह सब कैसे संभव है। उसने तो आज तक किसी की निजी जिंदगी नहीं लिखी थी। और वो सवाल, क्या उसकी रचना सचमुच किसी की आत्मा को घायल कर सकती है? जॉन को सुनकर ही मोट के भीतर डर घर कर जाता है। लेकिन एक लेखक के लिए एक डर एक प्रेरणा बन जाता है, एक ऐसी कहानी जिसे वह तभी समझ पाए जब उसकी खुद की रचना से जुड़ा दर्द सामने खड़ा हो। लेकिन इसी बीच एक अजीब चीज होती है। मोट को लगता है कि जो लिखा है वह धीरे धीरे उसकी ही जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। जो शब्द उसने लिखा था वे अब उसकी आंखों से होकर होठों पर दस्तक दे रहे थे। और कहानी में लिखा था, अनजाने दुस्वप्न, नकल की परछाइयां, और एक आदमी जो उस पर उंगली उठा रहा था। वीडियो के अगले हिस्सा में हम देखेंगे कैसे यह अजीब मुलाकात मोटो के खौफ को नए स्तर पर ले जाती है, जब वह लेखक स्वभाव में खुद को खोने लगता है और रचना और वास्तविकता के बीच से जिंदगी का संबंध टूटने लगता है। मोट उस रात सो नहीं पाता। जॉन शूटर की वह गूंजती हुई आवाज और उसकी आंखों में झलकता हुआ पागलपन हर पल उसके दिमाग में घूम रहा है। सुबह होते ही वह अपने पुराने नोट्स और ड्राफ्ट्स उठाकर बैठ जाता है। वह ढूंढता है कि क्या कहीं उसने वास्तव में किसी और की कहानी चुरा ली है। वो हर शब्द को गौर से पढ़ता है, हर लाइन की तुलना करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कोई समानता नहीं, कोई चुराई गई कहानी नहीं। लेकिन दिमाग कहता है कि कुछ है जो ठीक नहीं है। जैसे ही वह बाहर जाता है, उसे अपने प्यारे कुत्ते के रोने की आवाज आती है। वो भाग कर जाता है, पर जो देखता है वो उसकी आत्मा को हिला देता है। उसका कुत्ता, जो कल तक उसके अकेलेपन का साथी था, मरा हुआ पाया जाता है। उसके पास एक छोटा सा पर्चा पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है, मैंने चेतावनी दी थी। मोट घबरा जाता है। अब यह मजाक नहीं रह गया, यह एक सनकी की कल्पना नहीं है, यह हकीकत बन चुकी है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। अफसर हंसते हैं, कहते हैं, साइको फैन होगा, आपकी किताब पढ़कर पगला गया होगा। मोट थका हुआ, टूटा हुआ अपने घर लौट आता है। वो जानता है कि उसे अब खुद कुछ करना होगा। वह फैसला करता है कि वो शूटर से दोबारा मिलेगा और इस बात का हमेशा के लिए अंत करेगा। अगले दिन वही होता है जिसकी आशंका थी। शूटर फिर से आता है। इस बार वह और भी खतरनाक लग रहा है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और उसकी आंखें जली हुई लकड़ियों की तरह चमक रही हैं। तूने मेरी कहानी चुराई है। तूने मेरी बीवी के मरने की कहानी चुराई है। तूने मेरे खेत, मेरे मकान और मेरी इज्जत का मजाक उड़ाया है। मोट कांपते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सब मेरी कल्पना है। अगर तू साबित कर सके कि ये कहानी तेरी है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। शूटर मुस्कुराता है, एक बंटी हुई हंसी जो किसी पागल की हंसी से ज्यादा खतरनाक है। मैं सबूत लाऊंगा, मेरे पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। अगर तूने कुछ नहीं चुराया तो डर क्यों रहा है? मोट अब अपने पुराने पब्लिशर से बात करता है, अपनी एक्स वाइफ से, हर उस इंसान से जो उसके लेखन से जुड़ा रहा है। सब लोग बताते हैं कि ये उसकी मौलिक कहानी है, लेकिन मोट का खुद पर से भरोसा डगमगाने लगता है। उसे सपने आने लगते हैं, शूटर की तस्वीरें, खून से सनी कहानी की कॉपी और आग में जलता हुआ मकान। उसे याद आता है कि उसने ये कहानी कहीं देखी थी, शायद एक बार एक पुरानी पत्रिका में, जब वो किसी स्टेशन पर बैठा था। क्या वही कहानी उसके अवचेतन में रह गई? क्या उसने बिना जाने उसे चुरा लिया? अब डर उसकी कल्पना को खा रहा था। एक रात उसे अपने घर के आंगन में हलचल सुनाई देती है। जब वह बाहर जाता है तो एक छोटी लकड़ी की क्रॉस बनी मिलती है, कब्र का निशान जिस पर लिखा होता है, बीवी की कब्र। झूठ बोलने वालों की सजा यही होती है।
अब मोट को समझ आने लगता है कि यह सिर्फ कहानी का मामला नहीं है, ये एक पागल इंसान का बदला है। लेकिन अंदर कहीं एक डर और भी गहरा है। कहीं वो शूटर उसका कोई दूसरा रूप तो नहीं, कहीं वो खुद से ही लड़ रहा हो। वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है, केन। केन को मोट सब कुछ बताता है और केन कहता है कि वह पूरी जांच करेगा। 2 दिन बाद केन उसी इलाके में मिलता है, मरा हुआ, और पास में एक पर्ची होती है, तूने जो बीज बोया था अब वहीं फसल उगेगी। मोट पूरी तरह से बिखर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे, किससे डरे। उसके अंदर अब एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या वो अपनी ही कहानी का खलनायक बन रहा है? शूटर एक बार फिर आता है, इस बार दिन के उजाले में। वो सीधा कहता है, अब मेरी कहानी का आखिरी पन्ना बाकी है और उस पन्ने में तेरा खून लिखा है। मोट अब डर के उस मुकाम पर है जहां इंसान या तो टूट जाता है या शैतान बन जाता है। वह फैसला करता है कि वो इस कहानी का अंत खुद करेगा। क्या वाकई शूटर कोई असली इंसान है, या फिर वह मोट का कोई दूसरा रूप है जो उसके भीतर पलता रहा है? क्या यह कहानी एक लेखक की कल्पना है या उसका मानसिक पतन? जैसे ही मोट अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है, उसे दूर कहीं जंगल के किनारे एक परछाई सी दिखती है। वो परछाई धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रही है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो खुद से कहता है, ये सब मेरी कल्पना है, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन गेट पर दस्तक होती है। धीरे से दरवाजा खुलता है और शूटर फिर से सामने होता है। इस बार वो शांत है, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब पागलपन अब भी चमक रहा है। अब बहुत हो गया, शूटर बोलता है। तेरे पास एक आखिरी मौका है, सच्चाई कबूल कर ले, नहीं तो इस कहानी का अंत खून से होगा। मोट उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर तुझे लगता है मैंने तेरी कहानी चुराई है, तो वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट ला और दिखा। मैं सच जानना चाहता हूं। शूटर मुस्कुराता है। अगले सोमवार तक मैं तेरे पास सबूत लाकर रखूंगा। अगर उस दिन तूने सच्चाई नहीं मानी तो मैं तुझे तेरे ही शब्दों से खत्म कर दूंगा। मोट अब पूरी तरह तनाव में है। वह अपने लेखन की फाइलें बार बार चेक करता है, अपने लैपटॉप, पुराने ड्राफ्ट्स, पब्लिशिंग डेट्स, सब कुछ। लेकिन हर जगह वही कहानी है, वही सीक्रेट विंडो जो उसने खुद लिखी थी। वह अपने पुराने दोस्तों से बात करता है, एक्स वाइफ एमी से भी। एमी बताती है कि वो इस कहानी पर 6 महीने से काम कर रहा था, लेकिन एमी की आंखों में भी शक की एक परत होती है। कभी कभी तुम खुद नहीं जानते कि कब तुम्हारा दिमाग किसी और की बातों को अपना बना लेता है, एमी कहती है। अब मोट अपने घर के कोनों में शूटर की परछाई देखने लगा है। वह अपनी खिड़कियों को बंद करता है, दरवाजों पर ताले लगाता है, लेकिन डर बाहर नहीं, अंदर है। वो खुद को आईने में देखता है, आंखें सुर्ख, चेहरा थका हुआ, और गुस्से की एक परत उसके चेहरे पर चढ़ चुकी है। एक रात जब वह नींद से जागता है, उसे अपने घर के तहखाने से आवाज आती है। जब वह नीचे जाता है तो वहां उसे एक टाइपराइटर मिलता है, वही टाइपराइटर जिस पर वह कभी लिखा करता था। उस पर लिखा होता है, कहानी अधूरी है लेकिन खत्म जल्द होगी। वह और डर जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी टॉम कहीं गायब हो गया है। पुलिस आती है, लेकिन मोट को कुछ नहीं पता होता। वह कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन पुलिस वाले शक की नजर से उसे देखते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उसे दूर होने लगते हैं। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जैसे कोई मानसिक रोगी हो। मोट खुद भी अब शक करने लगता है, क्या वाकई में शूटर कोई है, या ये सब उसी की कल्पना है? एक दिन उसे अपने घर के पीछे गड्ढा खुदा हुआ मिलता है। उसमें खून के धब्बे होते हैं और कुछ अधजले हुए कपड़े। वह डर जाता है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी शूटर एक बार फिर सामने आता है। ये सब तेरे ही दिमाग की उपज है, शूटर कहता है। मैं तेरे अंदर से निकला हूं, तूने ही मुझे बनाया है। अब तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तू ही हूं। मोट अब बुरी तरह से टूट चुका होता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, नहीं, तू झूठ है, तू मेरी कल्पना है। लेकिन शूटर अब उसके और करीब आता है। तूने मेरी कहानी चुराई है, मेरी बीवी को मारा है, और अब तू मुझे मिटाना चाहता है, शूटर कहता है। मोट हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है, धक्का मुक्की होती है। अंत में मोट शूटर को धक्का देकर तहखाने की सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वहां नीचे अंधेरा होता है और कुछ मिनटों के लिए सब शांत हो जाता है। मोट सोचता है, सब खत्म हुआ। वह सांस लेता है, बाहर निकलता है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी उसके घर के सामने रुकती है। अफसर पूछते हैं, आपके पड़ोसी टॉम की तलाश कर रहे हैं, कुछ पता चला? मोट कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। कुछ दिन बाद वह गांव की दुकान पर जाता है। उसके हाथ में एक नई किताब होती है, सीक्रेट विंडो, दी फाइनल चैप्टर।
लेखक जॉन शूटर। सब लोग हैरान होते हैं। किसने लिखा ये? कोई पूछता है। मोट धीरे से मुस्कुराता है। जो हकदार था उसी ने लिखा, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई जॉन शूटर असली था या मोट की दोहरी शख्सियत का वह दूसरा हिस्सा? क्या इस कहानी में खून खराबा वाकई किसी और ने किया या यह सब एक लेखक की बर्बादी का सबूत था? अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। मोट घर लौटता है, लेकिन इस बार उसकी चाल में कुछ अलग था। पहले जो डर और बेचैनी उसकी आंखों में झलकती थी, अब उसकी जगह एक अजीब सी शांति और ठंडक आ गई थी। उसने बाहर का दरवाजा बंद किया, खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए और सीधा तहखाने की ओर बढ़ गया। वहां नीचे अब अंधेरा नहीं था। उसने वहां एक बल्ब लगाया था जिससे साफ साफ दिख रहा था। जमीन में एक गड्ढा था जिसमें मिट्टी ढकी हुई थी और उसके पास कुछ अधजली लकड़ियां पड़ी थीं। वहां एक टेबल भी रखी थी जिस पर टाइपराइटर रखा था और उस पर वो नई किताब, द फाइनल चैप्टर। वो टाइपराइटर पर बैठा और जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, एक पागलपन था, जैसे वह खुद ही उस पागलपन को स्वीकार चुका था। तभी उसके सामने शीशे में उसकी परछाई झलकती है, पर वो परछाई उसकी नहीं बल्कि शूटर की लगती है। शूटर अब उसके दिमाग में नहीं था, वो अब उसका हिस्सा बन चुका था। वो खुद से बातें करने लगता है। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा, मैंने कहानी पूरी की है और अब सब खत्म हो जाएगा। इसी बीच एमी, मोट की पूर्व पत्नी, पुलिस को लेकर घर पहुंचती है। उसे शक हो गया था कि मोट की मानसिक हालत अब बिगड़ चुकी है। पुलिस घर के चारों ओर तलाशी लेती है, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई। एमी बार बार कहती हैं, मुझे डर है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को भी। लेकिन पुलिस तब तक अंदर नहीं जा सकती जब तक उन्हें कुछ ठोस सबूत न मिले। उधर तहखाने में मोट अब एक नई कहानी टाइप कर रहा था, लेकिन इस बार वो कहानी काल्पनिक नहीं थी। वह टाइपराइटर पर टाइप करता है, मैंने उसे मारा, मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर सब मिट्टी में मिला दिया। ये पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, अब मैं ही कहानी हूं, मैं ही लेखक और मैं ही खलनायक। उसी समय पुलिस को एक गुमशुदगी की शिकायत मिलती है। टॉम की पत्नी का कॉल आता है कि वो 4 दिन से घर नहीं लौटा। पुलिस फिर मोट के घर लौटती है, इस बार ज्यादा गंभीरता से। दरवाजा खटखटाने पर मोट बाहर आता है, पूरी तरह शांत, साफ कपड़े पहने हुए, हाथ में चाय का कप। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आप लोग फिर से आए। पुलिस अफसर कहते हैं, हमें आपके तहखाने की तलाशी लेनी होगी। मोट थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, जरूर आइए। वो खुद दरवाजा खोलता है। नीचे जाकर जब अफसर चारों ओर देखते हैं तो सब कुछ साफ सुथरा होता है। वो गड्ढा अब पूरी तरह मिट्टी से भर चुका होता है और उस पर फूलदान रखा होता है। वहां अब कोई सबूत नहीं था। पुलिस अफसर एक बार फिर एमी की ओर देखते हैं। शायद आपने बड़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन एमी की नजरें मोट पर टिकी होती हैं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। फिर अचानक तहखाने की एक दीवार से अजीब सी दुर्गंध आती है। पुलिस दीवार को खटखटाते हैं और वो थोड़ी कमजोर लगती है। दीवार को हटाने पर उन्हें पीछे एक और छोटी सी जगह मिलती है और वहां एक बैग मिलता है जिसमें इंसानी कपड़े, जले हुए दस्तावेज और खून से सना एक हथौड़ा होता है। अब मामला साफ हो चुका था। मोट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे थाने ले जाया जाता है। एमी उसे देखकर फूट फूट कर रोती है। तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये सोचा भी नहीं था। लेकिन मोट अब भी शांत रहता है। वो सिर्फ एक बात दोहराता है, मैंने सिर्फ कहानी पूरी की है, बस कहानी। कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो मोट की मानसिक हालत पर सवाल उठते हैं। मनोवैज्ञानिक जांच करते हैं और बताते हैं कि मोट को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान अपनी अलग अलग शख्सियतों में जीता है। मोट की दूसरी शख्सियत थी जॉन शूटर, वही जिसने उस कहानी को चुराया, वही जिसने टॉम को मारा और वही जिसने तहखाने में सब कुछ छुपाया। लेकिन सवाल अब भी यह है, क्या शूटर वाकई एक काल्पनिक किरदार था या फिर कोई असली इंसान जो मोट की जिंदगी में आया और सब कुछ तहस नहस कर गया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। मोट को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, जहां वह अब भी टाइपराइटर पर कहानियां लिखता है। नर्सें कहती हैं कि वह दिन रात एक ही लाइन दोहराता है। कहानी अधूरी थी, लेकिन अब पूरी हो चुकी है। उसकी नई कहानी का नाम है द सीक्रेट विंडो, सच्चाई का पर्दा। क्या यह उसका पश्चाताप है या फिर एक और डरावनी शुरुआत? अभी अंत नहीं हुआ, बस एक पर्दा गिरा है। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। मानसिक अस्पताल की दीवारों के बीच मोट रेनी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक रहस्य बन चुका है। सफेद कपड़े पहने हुए, बाल हल्के बिखरे हुए, उसकी आंखें अब भी किसी अनदेखी गहराई में डूबी रहती हैं। वह दिन भर अपनी छोटी सी टेबल पर बैठा रहता है, एक पुराने टाइपराइटर पर धीरे धीरे टाइप करता है।
हर कीबोर्ड की आवाज जैसे किसी दर्द भरे सच को बाहर निकाल रही हो। एक दिन एक नई नर्स आती है। वो मोट से पूछती है, आप क्या लिख रहे हैं मिस्टर रेनी? मोट थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, सिर्फ एक अंत, एक ऐसा अंत जिसे कोई बदल नहीं सकता। नर्स मुस्कुरा देती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उस पन्ने पर क्या लिखा जा रहा है। उस पन्ने पर वो सारे सच हैं जो दुनिया से छुपाए गए। वहां वो हर भावनाएं हैं जो शब्दों से बाहर नहीं निकली। कुछ ही दिनों में अस्पताल के डीन को मोट के टाइप किए हुए कई पन्ने मिलते हैं, और जब वो उन्हें पढ़ते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक शब्द में दर्द, गुस्सा, पागलपन और एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। कहानी में वो सब लिखा गया था जो अदालत में साबित नहीं हुआ। वहां शूटर था, वहां टॉम था, वहां वो खिड़की थी जहां से सब शुरू हुआ था, वहां वो गड्ढा भी था जिसमें सब कुछ दफन कर दिया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उस कहानी में अंत में लिखा था, शूटर एक साया था, लेकिन वो सिर्फ मेरे बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर भी था। मनोवैज्ञानिक भी अब इस केस पर किताबें लिखने लगे। लोग इसे अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की सबसे रहस्यमय गहराई का आईना मानने लगे। लेकिन एमी, वो अब भी टूट चुकी थी। एक दिन वो अस्पताल जाती है, आखिरी बार वो मोट से मिलती है और कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे डर दिया, और अब मैं सिर्फ माफ कर सकती हूं। मोट उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। वो अब शांति से भरी थीं, लेकिन उसमें कहीं गहराई में अब भी वो शूटर छिपा बैठा था। एमी उसे देखती है, एक पुराना कागज उसकी तरफ बढ़ाती है, उनकी शादी के दिन की तस्वीर। मोट उसे देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह तस्वीर उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिरती है। वो कहता है, अब वो वक्त बीत चुका है, अब मैं सिर्फ कहानी हूं। एमी के जाने के बाद मोट टाइपराइटर की आखिरी चाबी दबाता है और फिर उस पन्ने को निकालकर मोड़ देता है। उस पन्ने पर आखिरी लाइन थी, अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी अंत सिर्फ एक शुरुआत होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस सीक्रेट विंडो के पीछे जो सच्चाई थी, वो अब भी वही है। एक सच्चाई जो छुपी रह गई, एक गहराई जो किसी ने नहीं देखी, और एक आवाज जो अब भी उन पन्नों में कैद है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि दिमाग के अंदर जो खिड़कियां होती हैं, वो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। कभी कभी इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता, और वो सवाल जो हम दूसरों से पूछते हैं, असल में हमारे अंदर से उठते हैं। क्या मोट वाकई गुनहगार था, या सिर्फ एक ऐसा इंसान जो खुद की सच्चाई से लड़ रहा था? क्या जॉन शूटर वाकई कल्पना था, या वो समाज की वो शक्ल थी जिसे हम देखने से डरते हैं? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं, लेकिन एक बात तय है, कहानी खत्म नहीं हुई। वो खिड़की अब भी है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको भी कोई शूटर दिख जाए, आपके ही अंदर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली बार भी हम आपको एक और रहस्यमय सफर पर ले जा सकें। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी दमदार फिल्मों की गहराई जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल जाए और दिमाग में सवाल गूंजने लगें। अगर आप रहस्य, रोमांच और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो आज का सफर आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ एक हॉरर फिल्म से कहीं अधिक है। कहानी है हेरेडिटरी की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर पल कुछ नया, कुछ डरावना और कुछ गहराई से भरा आपको मिलेगा। अगर आप नए हैं यहां तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई और सिर खूंजाने वाली फिल्म लाएं, आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो एक मां के दर्द, एक बेटी की पीड़ा और अतीत के अंधेरे पन्नों की गूंज से सजी है। कहानी शुरू होती है एक शांत सा शहर जहां एनी है, एक शिल्पकार और मॉडल मेकर। उसने साल पहले अपनी मां को खोया है, एक दर्द जो उसके दिल में गहरे नक्शों की तरह रह गया। पर पब्लिक में उसकी जिंदगी एकदम सामान्य दिखती है। उसका पति स्टीव, बेटी चार्ली जो कुछ अजीब और मौन होती है, और बड़ी बेटी पीटर जो पिता की तरह शांत और संवेदनशील है। एक शाम परिवार एक बड़ी सभा में जाता है, एनी की मां की याद में एक बैठक, जहां उसकी मां की बहन एल्मा मिलती है।
एल्मा एक अजीब तरह की शांति लिए हुई होती है, जैसे उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर खड़ी हो। वह कहती है, एनी, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया था, अब तुम उसका काम आगे बढ़ाओगी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जिसे समझना मुश्किल था। इसके बाद दो अजीब घटनाएं होती हैं। पहली, चार्ली का जन्मदिन आता है। पीटर एक ड्राइंग बनाता है, लेकिन चार्ली के लिए एनी एक छोटी सी दोपहिया साइकिल लाती है, एक मिनिएचर ट्रक जो चार्ली बेहद उत्साह से चलाती है, जैसे उसमें जीवन की कोई रस दौड़ी हो। लेकिन चार्ली थी लगभग फूल सी, उसके चेहरे पर कोई जीवंत भाव नहीं। फिर वह चुपचाप अपना मिनिएचर दुनिया में बनी लेगो टाउन पर बैठ जाती है और उसकी आंखों में एक अजीब इशारा होता है। दूसरी घटना बहुत भयावह होती है, जब चार्ली के हाथ में सिगरेट का डिब्बा होता है और वह चुपचाप उसे पढ़ रही होती है। वो डिब्बा उसकी जेब में फंस जाता है और एनी को उस पर लिखा एफ बुची खीनेस शब्द दिखता है तो वो सहम जाती है। फिर वह झटपट डिब्बे को चार्ली के हाथ से झटक लेती है। ये छोटा सा दृश्य संकेत करता है कि चार्ली कुछ दबे हुए डर को लेकर जी रही है। जैसे जैसे शाम होती है, अचानक चार्ली का निधन हो जाता है। उसका तेज मोटरसाइकिल ट्रक सड़क पर गिरा मिलता है, लेकिन चार्ली वहीं नहीं होती। एनी और स्टीव घबराए हुए उसे खोजते हैं, पर चार्ली बेटे के दिमाग को संभालते हुए कहता है, वो जिंदा है। लेकिन जब चार्ली का शव लाया जाता है, परिवार टूट न जाता, लेकिन उसके अंदर कोई चीर जैसा गहरा घाव छोड़ जाता है। इसी बीच एनी को पता चलता है कि उसकी बहन एल्मा उन अजीब रोशन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानती थी, और वो तस्वीरें चार्ली के जीवन की असली कहानी बता रही थीं। जब चार्ली रहती थी, वो अपने कमरे में एक कुआं जैसा गड्ढा बनाती थी, एक अंधेरे की प्रतिकृति जिसमें अजीब सिंबल बने हुए थे। पूरे घर में तैयार होती उस किट में एक गड्ढा बनता गया, और फोटो में दिखता है कि चार्ली के हाथ में दिखाई देती थी एक पतली सी लकीर, जैसे किसी ने वहां अपने निशान छोड़ रखे हों। अब कहानी की तहें गहराती हैं जब एनी एल्मा पर शक करती है और उससे पूछती है, क्या तुमने उसे समझा, उसकी उस दुनिया को महसूस किया? एल्मा मुस्कुराकर कहती है, यह सिर्फ शुरुआत है। यह सुनकर एनी का मन हिल जाता है। उसके अंदर कुछ तो टूट गया होता है, कुछ तो छिन गया होता है। इस भाग के अंत में रात गहरी हो चुकी है। एनी अकेली कमरे में बैठकर मात्र अपने हाथों को देखती है। उनके भीतर जैसे कोई अदृश्य शक्ति धड़क रही हो। चार्ली की तस्वीर को देखती है और अचानक एक हल्की सी आवाज सुनती है, भौतिक नहीं पर अभूतपूर्व। एक आवाज जो कहती है, मां, अब घर मेरा है। और एनी कंपकंपी के साथ अपनी सांसों को महसूस करती है। तो यही थी कहानी की शुरुआत, एक सामान्य सी सुंदर दुनिया से जिंदगी का एक टूटता हुआ दिन, मौत और एक छुपी हुई शक्ति की पहली झलक। चार्ली की मौत के बाद घर में सन्नाटा बस गया था। हर कमरा जैसे उसके ना होने की गवाही दे रहा हो। एनी की आंखें सूख चुकी थीं, मगर दिल की गहराइयों में एक सुलगता हुआ तूफान चल रहा था। पीटर भी गुमसुम हो गया था। वह स्कूल जाता, मगर उसके चेहरे पर वो बेचैनी साफ देखी जा सकती थी, जो किसी हादसे के बाद इंसान को भीतर तक तोड़ देती है। एक शाम एनी चार्ली की पुरानी चीजें समेट रही थीं। जैसे ही वह उसकी ड्राइंग्स देखती है, उसके हाथ ठिठक जाते हैं। एक पन्ने पर चार्ली ने एक चेहरा बनाया था, बिल्कुल ऐसा जैसा एल्मा के कमरे की दीवार पर देखा गया था। वही आंखें, वही अजीब सा सिर के ऊपर बना मुकुट। एनी कांप जाती है और फौरन पन्ना फाड़कर रख देती है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, पीटर को अपने कमरे में कुछ खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वह उठकर देखता है, पर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वह वापस लेटता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा है। वह डर के मारे चादर ओढ़ लेता है। अगले दिन वह एनी को बताता है, लेकिन एनी खुद अपने डर में उलझी होती है। उसे अब सपने में चार्ली दिखने लगी है। चार्ली एक कोने में बैठी होती है, सिर झुकाए कुछ बड़बड़ाती हुई। कुछ दिनों बाद एनी एक ग्रीफ थेरेपी सेशन में जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है जोन से। जोन एक बुजुर्ग महिला होती है, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। वो एनी से सहानुभूति जताती है और कहती है कि वह खुद भी अपने बेटे और पोते को खो चुकी है, मगर उसने एक तरीका खोजा है जिससे वह उनसे बात कर सकती है। एनी को यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन वह शांत रहती है। जोन एनी को अपने घर बुलाती है और वहां एक सेंस करती है, जिसमें वो अपने पोते की आत्मा को बुलाती है। एक ग्लास अपने आप हिलता है, हवा भारी हो जाती है और जोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, वो यहीं है, महसूस करो।
एनी डर के साथ साथ चकित भी होती है। वह घर लौटती है और कुछ दिनों बाद वही प्रक्रिया खुद दोहराने की कोशिश करती है। वह पीटर और स्टीव को बुलाती है और कहती है कि वह चार्ली की आत्मा से बात करना चाहती है। स्टीव नाखुश होता है, लेकिन पीटर मां की बात मान लेता है। जैसे ही एनी प्रक्रिया शुरू करती है, कमरे में हवा रुक जाती है, मोमबत्ती की लौ खुद खुद जल उठती है और चार्ली की पुरानी स्केचबुक अपने आप पलटने लगती है। तभी पीटर जोर से चिल्लाता है, मां, ये क्या हो रहा है? एनी की आंखें पलट जाती हैं और उसकी आवाज अचानक बदल जाती है। वह चार्ली की तरह बोलने लगती है, मां, मुझे ठंड लग रही है। स्टीव तुरंत प्रार्थना करने लगता है और सीन तोड़ देता है। इसके बाद पीटर मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। वह क्लास में बैठा होता है और अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका शरीर झटकने लगता है। टीचर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्टीव अब परेशान होकर एनी को दोष देने लगता है कि वह अपने अजीब व्यवहार की वजह से पूरे परिवार को खतरे में डाल रही है। लेकिन एनी को अब यकीन हो चला था कि यह सब चार्ली की आत्मा का नहीं, बल्कि किसी और की साजिश है। वह फिर से जोन से मिलती है, लेकिन इस बार जोन का घर बंद होता है। पड़ोसी बताते हैं कि उस नाम की कोई महिला वहां नहीं रहती। एनी को शक होता है। वह जोन के कमरे की एक पुरानी तस्वीर को याद करती है, जहां उसकी मां एलन और जोन साथ में एक अजीब धार्मिक चिन्ह के साथ दिख रहे थे। एनी घर आकर अपनी मां का पुराना एल्बम खंगालती है और वही चिन्ह उसे अपनी मां की कई तस्वीरों में दिखता है। धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगती है। चार्ली सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वह उस अंधविश्वासी समूह का हिस्सा थी जो एक राजा पेमन को बुलाना चाहता था। पेमन एक दानव था जिसे पुरुष शरीर की जरूरत थी। चार्ली उसकी आत्मा को लिए पैदा हुई थी, लेकिन वह स्त्री थी। अब उनका अगला लक्ष्य पीटर था। एनी अब पागलों की तरह घर में सब कुछ खोजने लगती है। उसे अटारी में अपनी मां की लाश मिलती है, सिर कटी हुई, और वही धार्मिक चिन्ह उसके सीने पर उकेरा हुआ। वह स्टीव को बुलाकर सब दिखाती है, मगर स्टीव अब उसे पागल समझ चुका होता है। वह कहता है, बस करो एनी, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मगर एनी की आंख खुलती है तो वह खुद को अंधेरे कमरे में पाती है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। कमरे में हल्की सी फफूंद और जलती हुई लकड़ियों की महक है। वह धीरे धीरे उठती है और देखती है कि उसका पूरा घर अब बदला बदला सा लग रहा है, जैसे हर कोना अब किसी और की निगरानी में हो। दूसरी ओर पीटर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उसकी हालत अब भी डरी हुई सी रहती है। वह अक्सर घर की छत की ओर ताकता रहता है, जहां से उसे अजीब सी खटपट की आवाजें आती हैं। रात होते ही एनी घर के पीछे बने उस पुराने ट्री हाउस की ओर जाती है जहां चार्ली बचपन में खेला करती थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक चक्राकार आकृति जिसमें कुछ लोग नंगे शरीर के साथ झुके हुए हैं। उनके सिर झुके हैं और उनके बीचों बीच एक स्थान पर किसी राजा जैसे सिर पर मुकुट धरे मूर्ति जैसी आकृति रखी गई है। एनी धीरे धीरे समझने लगती है कि यह सिर्फ आत्मा की बात नहीं थी, यह एक पूरा अनुष्ठान था। उसकी मां, जोन और कुछ अन्य लोग एक गुप्त पंथ के सदस्य थे। उनका मकसद राजा पेमन की आत्मा को इंसानी शरीर में बसाना था, और पीटर ही उनका अंतिम निशाना था। उसी रात पीटर को नींद में झटके लगते हैं और वह अचानक जाग जाता है। वह देखता है कि कमरे में कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। वह धीरे धीरे बाहर आता है और नीचे हॉल में आता है। वहां हर कोना खाली होता है, लेकिन उसके पीछे एक दीवार पर कोई चीज छिपी हुई सी खड़ी होती है। अचानक वह आकृति हिलती है और वह एनी होती है, मगर अब उसकी आंखें एकदम काली हैं और उसका चेहरा बिना किसी भाव के है। पीटर डर के मारे ऊपर की ओर भागता है, लेकिन उसे रास्ते में स्टीव की जली हुई लाश मिलती है। उसका शरीर अब भी हल्का गर्म है, लेकिन सांसें बंद हो चुकी हैं। ऊपर कमरे में पहुंचते ही वह दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन पीछे खिड़की से एक अजीब सी आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है और देखता है कि एनी दीवार पर बिना जमीन को छुए उल्टी लटकी हुई चढ़ रही है। अब पीटर पूरी तरह टूट जाता है। वह खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, मगर रुक जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कुछ पलों बाद वो फिर से जलती है। अब कमरे में वो सभी लोग मौजूद हैं जो ट्री हाउस में थे, बिना कपड़ों के, सिर झुकाए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। पीटर बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में उसे ट्री हाउस में ले जाया गया होता है, जहां चार्ली का कटा हुआ सिर एक सुनहरे मुकुट के साथ रखा गया होता है। पीटर के ऊपर भी अब वही मुकुट रखा जाता है और उसके चारों ओर सभी लोग धीरे धीरे हैल पाइमोन कहते हुए झुकते हैं। जोन वहां आती है और पीटर से कहती है, अब तुम हमारे राजा हो। चार्ली बस एक कंटेनर थी, अब तुम असली रूप हो उस आत्मा के। तुम्हारा स्वागत है पीटर, या
अब जिसे पेमन कहा जा रहा है खड़ा होता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। अब समझ में आता है कि ये कोई साधारण हॉरर कहानी नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी पुराने युगों से चली आ रही योजना थी। आत्मा, बलिदान, परिवार, सब कुछ सिर्फ एक उद्देश्य के लिए था, राजा पेमन को मानव रूप देना। चौथे हिस्से में कमरे की दीवारों पर धीमी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। कमरे के बीचों बीच बैठा पीटर अब कोई आम लड़का नहीं रह गया था। उसकी आंखों में अब डर की जगह खालीपन था, जैसे उसके अंदर अब कोई और आत्मा बस चुकी हो। ट्री हाउस के अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसी सन्नाटे में कुछ फुसफुसाहटें थीं। वे लोग जो अब तक परछाइयों में छुपे थे, सामने आ चुके थे। नंगे शरीर, सिर झुकाए, जैसे किसी अज्ञात शक्ति के प्रति समर्पण कर रहे हों। एक स्त्री, जोन, धीरे धीरे आगे आती है और पीटर के सामने घुटनों के बल बैठती है। हे पेमन, 8वां राजा, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, वह कहती है। उसकी आवाज में श्रद्धा और डर दोनों झलकते हैं। इस रहस्यमयी पूजा में दीवारों पर अजीब निशान बने हैं। चार्ली का सिर एक सुनहरे त्रिकोण के बीचों बीच रखा गया है। चार्ली, जिसे एनी ने अपनी बेटी समझा था, दरअसल शुरुआत से ही इस आत्मा के लिए तैयार की गई थी। लेकिन क्योंकि आत्मा महिला शरीर में पूरी तरह नहीं बस सकती, इसलिए उसे किसी पुरुष शरीर की तलाश थी, और वह शरीर था पीटर। एनी, जो अब तक अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी, खुद भी इस आत्मिक खेल का एक मोहरा बन चुकी थी। उसके द्वारा खोले गए रहस्य, उसकी मां द्वारा छुपाई गई किताबें, चार्ली के स्केचबुक, ये सब और अब कहानी पूरी हो चुकी है। हार्डिट्री की इस डरावनी, रहस्यमयी और दुखद दास्तान ने एक ऐसा सच उजागर किया है जो सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा, आस्था और अंधविश्वास के अंधेरे गहराइयों तक जाता है। एक मां की छुपी हुई जिंदगी, एक बेटी जो कभी समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है, एक बेटा जो धीरे धीरे अपने आप को खोता चला गया, और एक परिवार जो अंत में सिर्फ एक मकसद के लिए मोहरा बन गया, पेमन नामक शैतानी शक्ति के पुनर्जन्म के लिए। इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात यह नहीं कि घर में आत्माएं थीं या लोग हवा में उड़ने लगे, बल्कि सबसे डरावनी बात यह थी कि एक परिवार को बिना उसकी मर्जी के उसके अतीत और खून के रिश्तों ने बर्बाद कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ रहस्य, कुछ परंपराएं और कुछ इच्छाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, और कभी कभी हम उन जालों में फंस जाते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज बहुत पहले बुन चुके होते हैं। ट्री हाउस में बैठे लोग, उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन वह शांति किस कीमत पर आई? क्या यह एक नई शुरुआत थी या फिर एक नया अंत? अब जब कहानी का पर्दा गिर चुका है, तो एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, क्या हम वाकई अपने भाग्य को चुनते हैं या फिर हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी होती है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी इन किरदारों के दर्द को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगली बार हम एक और रहस्यमयी कहानी लेकर आएं, तो आपसे कोई कहानी छूट ना जाए। हम आपके समय और प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे एक और डरावनी, रहस्यमयी और सच्चाई से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहिए।